So now let's understand the second step, which is exchange of gases. Before understanding this, we should know exchange of gases किस रीज़न से होता है. सो गैस एक्सचेंज होता है सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म से और वो मेनली डिपेंडेंट है प्रेशर या तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर. अब प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है उससे पहले समझ लेंगे पार्शियल प्रेशर क्या है. सो पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड और एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. जस्ट फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ गैसेस मतलब तो एयर हो गया. इस एयर में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ है दैट वुड बी कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सिमिलरली इसी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ है दैट वुड बी कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन. तो कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं. सो ये फैक्टर्स क्या है? मेन एंड प्राइमरी फैक्टर इज पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट. अब इसका मतलब क्या है तो ये समझ लेते हैं कि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट ऑक्सीजन का 104 mmHg इतना प्रेशर होता है, वेरस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेन्स के थ्रू आता है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg होता है. एंड वी कैन क्लियरली सी दैट यहाँ एक पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट बना है. ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर. सो एयर और ऑक्सीजन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ये प्राइमरी और मेन फैक्टर है. इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जैसे सल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस. द सेकेंड फैक्टर इज सल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस. अब जितना गैस सल्यूबल होगा उतना उसका डिफ्यूजन फास्टर होगा. एंड वी शुड नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड का सल्यूबिलिटी 20 to 25 टाइम्स हायर है कंपेयर टू द ऑक्सीजन. थर्ड फैक्टर इज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन जितनी ज़्यादा थिक होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना स्लो होगा. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ एक ए कंपार्टमेंट है सेपरेटेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन बी कंपार्टमेंट से, तो यहाँ एक्सचेंज क्विकर होगा. जबकि यही कंपार्टमेंट के बीच में जो सेप्टम है अगर वो थिक होगा तो ए से बी में जाने के लिए डिफ्यूजन रेट बहुत स्लो हो जाएगा. सो आउट ऑफ द थ्री फैक्टर्स मेन एंड प्राइमरी फैक्टर इज पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट एंड रेस्ट टू फैक्टर्स आर सल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. अब हमारे अंदर एल्वियोलाई और उसके अंदर थिकनेस कितना है सो उसके लिए पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. हमारे अंदर जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना है ये टोटल 3 लेयर्स से बना है. हम गैस एक्सचेंज एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में पढ़ने वाले हैं अभी. सो दिस इज एल्वियोलाई. लेट्स से यहाँ अगर ऑक्सीजन है तो उसको ब्लड तक आने के लिए ये वाली ब्लड कैपिलरी है. ऑक्सीजन को ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले ये एक लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा जो कि एल्वियोलार वॉल है एंड इट इज मेड अप ऑफ एपिथीलियम. ये फर्स्ट लेयर हो गया और ये सेल्स का बना है. सेल्यूलर लेयर है, सिंगल सेल्ड सेल्यूलर लेयर है. सिंगल सेल्ड लेयर मतलब ये सिंपल एपिथीलियम की कैटेगरी में आया है. इसके बाद ऑक्सीजन को क्रॉस करना पड़ेगा ये वाला लेयर जो कि बेसमेंट सब्सटेंस है जो कि सेकेंड लेयर है. इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ एनी सेल्स, ये नॉन सेल्यूलर है. एंड देन ऑक्सीजन को ये थर्ड लेयर क्रॉस करना पड़ेगा जो कि ब्लड कैपिलरी का लेयर है एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज एंडोथीलियम. ये भी सिंगल लेयर्ड सेल से बना है. सो सेल्स सेल्यूलर लेयर है बट एक ही लेयर है विच इज कॉल्ड एज सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम ऑल्सो. सो फाइनली ऑक्सीजन आ जाएगा ब्लड के अंदर. सो 3 लेयर्स है वॉल ऑफ एल्वियोलाई made up of cells, endothelium of blood capillary made up of cells and a basement substance which is non-cellular. In spite of having 3 layers, total thickness फिर भी less than a millimeter है, approx 0.2 to 0.3 micrometer. So इतना thin layer होगा तो rate of diffusion काफ़ी faster हो जाएगा. Now if we see यहाँ पे गैस एक्सचेंज एग्जैक्टली हो कैसे रहा है तो इफ़ यू रिमेंबर हम लोग 5 स्टेप्स देखने वाले थे. हमारा फर्स्ट स्टेप जो था वो ब्रीदिंग था. सेकेंड स्टेप गैस एक्सचेंज था एट एल्वियोलायर लेवल एंड फोर्थ स्टेप था वो भी तो डिफ्यूजन था बट एट टिश्यू लेवल. तो हम सेकेंड एंड फोर्थ स्टेप अब साथ में समझ लेंगे एल्वियोलार एंड देन ब्लड एंड टिश्यू के बीच में. एज हियर वी कैन सी ये बॉडी टिश्यू है,
ये कंटिन्यूसली ऑक्सीजन लेता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए भूखा होगा। कंटिन्यूसली ये ग्लूकोज लेता रहेगा एज वेल एज ऑक्सीजन लेता रहेगा एंड प्रोड्यूस करेगा CO2। सिंस टिश्यू ज़्यादा CO2 बनाता है, NO2 कंज्यूम कर लेता है, टिश्यू लेवल पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg होता है, वेयर CO2 सिंस वो बनाता रहता है इट इज़ 45 mmHg। यही सेम चीज़ इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाती है जो सिस्टमिक वेन्स में है। ये वैल्यू सेम रहती है इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल। एंड दिस ब्लड इज बिन टेकन अप बाय इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा से वो राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल एंड वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में भी जाएगा। यहाँ पे भी वैल्यू सेम रहेगी। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 वेयर CO2 का 45 and this pulmonary artery is delivering the blood towards alveoli. Now interesting part is alveoli में inspired air, fresh air आती रहती है और उसमें काफ़ी अच्छा खासा ऑक्सीजन होता है 104 mmHg। कंपेयर टू दैट यहाँ पे जो ब्लड आया उसमें ऑक्सीजन तो 40 है। सो यू नो द रूल, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ग्रेडियंट में मूवमेंट हो जाएगा। सो यहाँ से ऑक्सीजन सारा आने लगेगा, मेकिंग दिस ब्लड नाउ ऑक्सीजनेटेड। अब पल्मोनरी वेन में जो ऑक्सीजन होगा वो 95 mmHg बन जाता है, वेर एज इफ यू ऑब्जर्व CO2 यहाँ 45 था बट एल्वियोलाई में 40 mmHg होता है। सो यहाँ से CO2 दिया जाएगा। सो यहाँ पर आते आते CO2 कम हो जाएगा, पल्मोनरी वेन में CO2 रह जाता है अप्रॉक्स 40 इटसेल्फ। सो 45 से रिड्यूस होके 40 बन चुका है। सेम ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन अयोटा के थ्रू सिस्टमिक आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू ये वैल्यू सेम रहती है यहाँ पर भी एंड देन वही वैल्यू टिश्यू के पास जाती है। एज आई सेड टिश्यू में ऑक्सीजन कंटिन्यूसली यूज होता है जबकि यहाँ फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है विच कंटेन्स 95 mmHg। सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होगा ऑक्सीजन का। सिमिलरली टिश्यू इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग CO2 जो कि 45 mmHg होता है, वेर एज दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैड ओनली 40 mmHg। सो यहाँ से CO2 दिया जाएगा एंड दिस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग सर्कुलेशन एज वेल एज गैस एक्सचेंज। सो एक्सचेंज एक यहाँ पे हुआ है एज वेल एज एक इस लेवल पे हुआ है। सो दो लेवल पे जो एक्सचेंज हुआ है इन्हीं को हम डिफ्यूजन ऑफ गैस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। ये टेबल हमारे NCERT में दिया है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वी रियली नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दोज। जो इस डायग्राम में ऑलरेडी मैंने इन्वॉल्व कर दिया है, फिर भी एक बार हम टेबल क्विकली गो थ्रू कर लेंगे। ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है। मीनी ऑफ यू आस्क मी ये कैलकुलेशन कैसे होता है। सो वी शुड नो दैट एयर का जो प्रेशर है एट सी लेवल वो होता है 760 mm of Hg। उसमें ऑक्सीजन वी नो ऑक्सीजन एयर में होता है 21%, तो इवन ऑक्सीजन का प्रेशर भी तो 21% ही होगा। 21% ऑफ 760, द आंसर वुड बी 159 mmHg जो यहाँ दिया गया है। जबकि CO2 एयर में कंट्रीब्यूशन इज जस्ट 0.03%। सो पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होगा 0.03 into 760 divided by 100, that counts to be 0.228 to be very precise, but 228 को हम राउंड फिगर करके 0.3 mmHg कंसिडर कर लेते हैं which is given over here. Rest of all the values are already described in the diagram. Important questions can be similar related. Similar pressure कहाँ कहाँ है और किस किस गैस का है। So ये 40 कॉमन है, ये 40 और ये 40 कॉमन है। पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो चीज़ें हैं वो सेम टिश्यू में होती है, ये याद रख लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस टेबल। नाउ विल अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। सो वी नो दैट हमें ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का देखना है। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट दो वेज में होता है, एक प्लाज्मा में डिसॉल्व होके 3% जाता है वो, और दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के, और मैक्सिमम परसेंट इसी फॉर्म में वो जाता है 97% बाय
RBC. यहाँ जो मैंने डायग्राम दिखाया है शोन हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन है और क्वाटरनरी प्रोटीन जो है वो टोटल 4 सब यूनिट्स से बना है, जिसमें से 2 अल्फ़ा है और 2 बीटा है. और ये अल्फ़ा बीटा जो है ये ग्लोबिन प्रोटीन्स है. इन्हीं प्रोटीन्स को हमने यहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 के फॉर्म में दिखाया है. येलो पार्ट जो आपको दिख रहा होगा दैट इज़ द हीम ग्रुप. हीम ग्रुप. एंड इस हीम पे जो आपको रेड डॉट दिख रहा है वो आयन है. अब यही आयन है जो ऑक्सीजन को बाइंड करवाने में हेल्प करता है. लेट्स क्विकली सी हियर. HB लेवल जो है वो 15 ग्राम पर 100 ml होता है. आर NCERT प्रिसाइसली सेज 12 to 16 ग्राम होता है. यहाँ मैंने एवरेज लिख दिया है. इट इज़ 12 to 16 ग्राम पर 100 ml इन नॉर्मल हेल्दी अडल्ट. 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अप्रॉक्सीमेटली 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है. एट्रियल ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होता है पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वीनस ब्लड के पास 14.4 ml ऑफ ऑक्सीजन ही बच पाता है, विच शोज दैट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर हुआ बाय 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज. जस्ट एन एग्जाम्पल, इसको मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊँ तो लेट्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था और यहाँ जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ कैपिलरी है और यहाँ पे पास में टिश्यू है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमने देखा 100 ml था, उसके अंदर 20 ml ऑक्सीजन था, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100 ml ऑफ ब्लड में ओनली 15 ml ऑक्सीजन था. सो 5 ml गया कहाँ? 5 ml जो गया है वो टिश्यूज़ को दिया गया है. यही स्ट्रीनस कंडीशन होगी तो वही 15 ml दिया जाएगा टिश्यूज़ को ड्यूरिंग स्ट्रीनस एक्सरसाइजिंग कंडीशंस. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व देखें, इसको देखने से पहले हम वापस एक बार हीमोग्लोबिन का डायग्राम देख लेते हैं. एंड एज आई सेड, ऑक्सीजन बाइंड्स विद द आयन पार्ट. फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग ऑलवेज टेक्स लॉट ऑफ टाइम. इट इज टफ. बट जैसे ही पहला ऑक्सीजन बाइंड कर गया, rest of the bindings becomes easier because the pattern of binding is called as cooperative binding. cooperative binding में जैसे ही पहला ऑक्सीजन बाइंड किया वो कॉपरेट करेगा कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से. सेकेंड ऑक्सीजन बाइंडिंग becomes very easy and then later on third becomes और भी easy and fourth becomes very easy. So जब हम ग्राफिकल फॉर्मेट में इसको देखते हैं तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का प्लॉट किया है, यहाँ HB सैचुरेशन लिखा है परसेंट में. सो जो कर्व मिलता है हमको वो सिग्मॉइड कर्व मिलता है. सिग्मॉइड कर्व इसीलिए बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव बाइंडिंग. अगर वो प्रॉपरली जल्दी तुरंत क्विकली बाइंड कर लेता तो हमें हाइपरबोला कर्व मिलना चाहिए था, बट नहीं, हमें सिग्मॉइड मिलता है बिकॉज वन आफ्टर अनदर ऑक्सीजन बाइंड करता है. एंड एज वी सॉ, वन हीमोग्लोबिन कैन maximally bind with 4 molecules of oxygen. maximally, इसमें ये हीमोग्लोबिन टोटली सैचुरेट हो जाएगा. सो यहाँ 100% ये आ चुका है. एंड इसी में हम P50 वैल्यू समझ लेंगे. P50 वैल्यू क्या होता है? सो जब 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, at that time what was the partial pressure of oxygen? अकॉर्डिंग टू NCERT ये अप्रॉक्स आता है 27 mm ऑफ Hg. ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर है तब हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड है. नाउ व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कर्व? व्हाई डू वी नीड दैट? सो कुछ फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को. हमें समझना चाहिए कि ये कर्व अगर राइट की ओर जा रहा है, राइट शिफ्ट, विच मीन्स हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन के बीच में अफिनिटी रिड्यूस हो रही है. दैट मीन्स हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को अनलोडिंग कर रहा है, और वो अनलोडिंग कहाँ करता है? टिश्यू लेवल के पास. सो इट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड कि राइट शिफ्ट में जो भी फैक्टर्स हम पढ़ेंगे वो सारे फेवरेबल होंगे टिश्यू लेवल के लिए, जबकि लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है
एंड जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लोड करवाएगा और ये लोडिंग कहाँ होता है, एल्वियोलार लेवल पर। सो इट इज क्वाइट अंडरस्टूड अगर लेफ्ट शिफ्ट के फैक्टर्स जो भी है वो फेवरेबल होंगे एल्वियोलार लेवल पे। सो लेट्स अंडरस्टैंड पहले टिश्यू लेवल पे क्या होता है। सो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा था टिश्यू बहुत भूखा रहता है, कंटिन्यूसली सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते रहता है। सो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है बिकॉज टिश्यू इज यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। तो ये प्राइमरी फैक्टर है। रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा। मेटाबॉलिज्म की वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ता रहता है बिकॉज एटीपीज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस, एटीपीज हीट एनर्जी, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ H+ कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होता है, दैट इज एसिडिक इन्वायरमेंट होता है कंपैरेटिवली टिश्यू लेवल पर, दैट इज pH लो होना एंड DPG, ये टॉक्सिन्स होते हैं जो टिश्यू लेवल पे प्रोड्यूस होते रहते हैं। ये सब कुछ जब हाई होगा एंड पार्शियल प्रेशर जब लो होगा तब होती है राइट शिफ्ट, दैट इज ऑक्सीजन की अफिनिटी कम सो अनलोडिंग ज़्यादा। वेरएज लेफ्ट शिफ्ट में ये जो भी मैंने फैक्टर्स लिखे वो एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे जो लिखा है अपोजिट में जो भी होगा उसमें ऑक्सीजन अफिनिटी ज़्यादा है सो अनलोडिंग फास्टर होगा। सो आई होप इसमें ये अंडरस्टूड है राइट शिफ्ट के फैक्टर्स क्या है, लेफ्ट शिफ्ट के फैक्टर्स क्या है। अब हम समझेंगे डिक्रीज्ड अफिनिटी ऑक्सीजन राइट शिफ्ट को जब हम CO2 से कंपेयर करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोर्स इफेक्ट। जबकि लेफ्ट शिफ्ट जो एल्वियोलाई पे होती है इसे हम हेल्डन्स इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इफ वी कंपेयर अगर हम करते हैं, दिस ग्रीन वन इज शोइंग हीमोग्लोबिन अडल्ट का, बट फीटस का हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी अफिनिटी ऑक्सीजन से बहुत हाई होती है। सो कंपेयर टू दैट हीमोग्लोबिन फीटस का और हीमोग्लोबिन अडल्ट के कंपैरिजन में वो लेफ्ट शिफ्ट शो करता है, जबकि मायोग्लोबिन जो है, दिस इज मायोग्लोबिन, वो सुपर लेफ्ट शिफ्ट शो करता है। रीजन, मायोग्लोबिन इज अ टर्शरी प्रोटीन, इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन सब यूनिट विच इज अल्फा सब यूनिट एंड ये अटैच कर सकता है मैक्सिमली 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को, विच मीन्स ये एक ही ऑक्सीजन से बाइंड करके सैचुरेट हो जाता है। सो उसका सुपर लेफ्ट शिफ्ट होता है। अब इन्हीं तीनों में अगर हम देखें तो लेफ्ट शिफ्ट सबसे ज़्यादा मायोग्लोबिन का है, फॉलोड बाय हीमोग्लोबिन फीटस, फॉलोड बाय हीमोग्लोबिन अडल्ट। इसी चीज़ में जब हम पार्शियल प्रेशर P50 वैल्यू चेक करते हैं, सो जब हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड है तब हीमोग्लोबिन अडल्ट में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन इज अप्रॉक्स 27, जबकि फीटस में इट इज अप्रॉक्स 19, जबकि मायोग्लोबिन में इट इज अप्रॉक्स जस्ट 2 mmHg ऑफ ऑक्सीजन। सो इट शोज P50 वैल्यू कम होना बेटर है, क्योंकि वो जब कम है तब मैक्सिमम सैचुरेशन क्विकली पहुंच जाता है। P50 वैल्यू शुड बी लेस फॉर मैक्सिमली बाइंडिंग और अफिनिटी फॉर एनी ऑफ द ऑक्सीजन टू एनी ऑफ द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्विकली लेट्स सी। सो ये था ऑल अबाउट ऑफ oxygen transportation. Quick revision, oxygen transportation, we saw that maximum was of in the form of hemoglobin के साथ in the RBCs, जबकि only 3% was in the dissolved form. अब हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 वेज में होता है, जबकि ऑक्सीजन तो 2 वेज में ही होता था। तो 2 वेज जो ऑक्सीजन के हैं यहाँ पे भी वही 2 वेज है, डिजॉल्व फॉर्म है प्लाज्मा से, बट ये 7% है, ऑक्सीजन बस 3% था। सो वी शुड रिमेंबर वन थिंग दैट CO2 की सल्यूबिलिटी जो प्रीवियस स्लाइड में हम देख चुके हैं 20 to 25 टाइम्स हायर है कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो उसका प्लाज्मा में डिसॉल्व्यूशन कैपेसिटी भी तो ज़्यादा होगी ना, 7% हो गया। हीमोग्लोबिन के साथ वो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाता है, कार्बोक्सी नहीं बनाता है, और ये 20 to 25% के फॉर्म में जाता है आरबीसी के थ्रू, जबकि मैक्सिमम इज बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में, दैट इज HCO3- के फॉर्म में, दैट इज 70%, एंड वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा से, बट फॉर्मेशन होता है आरबीसी में।
दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई कवर अप लेटर. अब जैसे हमने पढ़ा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यूज को, वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है टू द एल्वियोलाई. ये PYQs है दोनों, 5 ml ऑक्सीजन एंड 4 ml CO2 ऑलरेडी PYQs में आ चुका है. क्विकली ये हीमोग्लोबिन डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज हम देखे थे आयरन को ऑक्सीजन जुड़ता है, राइट. इसीलिए जो कॉम्प्लेक्स बना था उसका नाम था ऑक्सी हीमोग्लोबिन. But CO2 is unlike oxygen. It do not bind with the heme part. It binds with the globin part. So let's say CO2 is globin को जुड़ा, and globin में भी we know protein has N terminal and C terminal, right? So it binds with the N terminal, that is the amino part. Hence the complex which is formed is called as carb amino, because it binds with the amino terminal part of the globin chain. Hemoglobin. So oxygen binding and carbon dioxide binding sites are different. Molecule is same, hemoglobin से ही जुड़ेगा, but एक हीम से जुड़ेगा, दूसरा ग्लोबिन से जुड़ेगा. Let's quickly understand transport and the gas exchange. जो ट्रांसपोर्ट है ऑक्सीजन का, ये एल्वियोलाई है. एल्वियोलाई से दो फॉर्म्स में जाता है, एक डिजॉल्व इन प्लाज्मा 3%, दूसरा 97% इन द आरबीसी हीमोग्लोबिन से जुड़ के टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. जस्ट 2 वेज ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन. वेरस कार्बन डाइऑक्साइड का 3 वेज है ट्रांसपोर्टेशन का. तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये ब्लड से ट्रैवल किया, ट्रैवल करते करते टिश्यू तक आ चुका है, टिश्यू फ्लूइड के थ्रू ये टिश्यूज़ में जाएगा, ऑक्सीजन डिजॉल्व वाला भी, प्लस वी नो दैट यहाँ पे राइट शिफ्ट होती है टिश्यू लेवल पे, एंड राइट शिफ्ट के कारण अनलोडिंग हो जाता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से. सो ऑक्सीजन आ चुका है यहाँ. अब ये टिश्यू करेगा क्या, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो उसको मिला है, इससे वो बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ATP. ATP वो खुद यूज़ कर लेगा, वाटर भी यूज़ कर लेगा, बट CO2 ये दे देगा 3 वेज से. एक 7% के फॉर्म में डिजॉल्व इन प्लाज्मा, दूसरा NCERT सेज 20 to 25%, उसका एवरेज हम 23% ले सकते हैं हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के टू फॉर्म कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन वाया आरबीसी. एंड तीसरा बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से H2CO3 बनाता है. फर्दर दिस H2CO3 being unstable forms H प्लस प्लस HCO3 माइनस, और HCO3 माइनस प्लाज्मा में डाल दिया जाता है. दैट इज बाइकार्बोनेट आयन वाया प्लाज्मा जाता है. एल्वियोलाई तक पहुँचते पहुँचते डिजॉल्व CO2 दिया जाएगा, हीमोग्लोबिन से अलग होके CO2 दिया जाएगा, एंड बाइकार्बोनेट आयन भी दिया जाएगा जो एक्सेल किया जाएगा. सो दिस इज आवर ट्रांसपोर्ट भी होता है, एक्सचेंज भी हम यहीं पढ़ लिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्वस रेगुलेशन कैसे होता है, हाउ इज रेस्पिरेशन रेगुलेटेड. सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो नॉर्मल हमारा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कॉज करवाता है डिपेंडिंग ऑन कौन सा न्यूरॉन एक्टिव हुआ है, और इसका लोकेशन है हमारे मेड्यूला में, जो कि है हमारे हाइंड ब्रेन में. दूसरा है न्यूमोटेक्सिक सेंटर. न्यूमोटेक्सिक सेंटर पॉन्स में लोकेटेड है. अगेन दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आर हाइंड ब्रेन, और ये मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को. दिस कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन. सो इनडायरेक्टली इफ वी चेक, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फास्टर ब्रीदिंग, फोर्सफुल ब्रीदिंग और हैवी ब्रीदिंग, बिकॉज ये रिड्यूस कर रहा है इंस्पायरेशन को, जबकि ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए. नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वी ऑलरेडी नो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट है. सो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट में 1 ब्रीथ अप्रॉक्स 5 सेकेंड्स की होती है. इन 5 सेकेंड्स में 2 सेकेंड्स इंस्पायरेशन होता है, जबकि 3 सेकेंड्स एक्सपायरेशन होता है. तो सोचो बेटा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर 2 सेकेंड के लिए इंस्पायरेशन कॉज करवाएगा, जबकि न्यूमोटेक्सिक सेंटर इसी 2 सेकेंड का 1 सेकेंड कर देगा, बिकॉज इट इज रिड्यूसिंग ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन. और अगर 1 सेकेंड में ब्रीथ करना है तो वो तो फास्टर ब्रीदिंग हो गया, राइट. नेक्स्ट केमिकल रेगुलेशन जो है वो 3 वेज से होता है.
एक कीमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट है जो एडजेसेंट है मेड्यूला रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से, सो उसका लोकेशन मेड्यूला ही आएगा विच इज़ अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन अगेन. एयोटिक बॉडीज है जो एयोटिक आर्च पे प्रेजेंट है, एंड कैरोटिड बॉडीज जो कैरोटिड आर्टरीज पे, कैरोटिड आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन. एंड दिस केमिकल रेगुलेशन, ये सारे जो कीमोसेंसिटिव एरियाज है, these are sensitive to chemicals carbon dioxide and H plus ions. Role of oxygen is quite insignificant over here. Insignificant. So ये कहाँ दिखता है? This is also important. तो अगर ये oxygenated blood में ज़्यादा होगा, if this is a lot in our oxygenated blood, then it is considered to be risky, because you guys know that aortic arch oxygenated blood देता है हमारे पूरे बॉडी को, whereas carotid artery oxygenated blood देती है हमारे ब्रेन को. सो अगर यहाँ oxygenated blood में ये कंपाउंड CO2 and H+ ज़्यादा हुए, then it is extremely sensitive, और ये तीनों एरियाज एक्टिव हो जाएंगे टू इंड्यूस मोर ऑफ इंस्पिरेशन, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन हम ले पाएंगे. क्विक एंड लास्ट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज डिसऑर्डर्स. अस्थमा जो है इसका कॉज है एलर्जी. पोलन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, इट कैन बी एनी एलर्जी. सिम्टम्स में स्पाजम हो जाता है स्मूथ मसल्स का जो प्रेजेंट है हमारे वॉल ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई में, जिससे कंटिन्यूसली कफिंग, विजिंग, इन्फ्लेमेशन ब्रोंक्यूल का हो जाता है. And this is called as upper respiratory tract syndrome because alveoli damage नहीं होती है. Here in this wall we can see this is the lumen of bronchi and bronchiole, जिससे एयर पास होगी, versus this lumen देखिए इसमें. So lumen इतना रिड्यूस हो चुका है that एयर पैसेज ब्लॉक हो रहा है, ऑलमोस्ट ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, इसलिए अस्थमैटिक पेशेंट्स को पंप लेना पड़ता है जो कि डायलेशन रिलेटेड है, जो इस को डायलेट कर देगा एंड मोर ऑफ एयर कैन गो इनसाइड. नेक्स्ट इज एम्फाइसिमा. ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, एक बार हो गया तो ये क्योर नहीं कर सकते हम. मेन कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग एंड देयर कैन बी अनदर कॉजेज एज वेल. सिगरेट स्मोकिंग में एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग दोनों इंक्लूडेड है. एक्टिव स्मोकिंग इज अ पर्सन हु हिमसेल्फ इज स्मोकिंग. पैसिव स्मोकिंग इज अ पर्सन हु इज नॉट स्मोकिंग बट स्टैंडिंग बिसाइड द स्मोकर. सो जो बंदा स्मोक कर रहा है वो तो एयर बाहर ही निकालेगा, स्मोक बाहर निकालेगा, और वो इनहेल कर रहा है नॉन स्मोकर, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज पैसिव स्मोकर. सिम्टम्स में वॉल एल्वियोलाई की डैमेज हो जाती है. एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम, ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, यहाँ पे एल्वियोलार ब्रेकडाउन हो गया है जो कि एम्फाइसिमा है, और यहाँ एल्वियोलाई में पानी भर गया है, फ्लूइड भर गया है, ब्लड भर गया है. दिस इज कॉल्ड एज निमोनिया. सो निमोनिया एंड एम्फाइसिमा बोथ आर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिंड्रोम. इलास्टिसिटी लूज हो जाती है वॉल ऑफ ब्रोंकियल एंड एल्वियोलाई की, सरफेस एरिया गैस एक्सचेंज का रिड्यूस हो जाता है. लंग्स इन्फ्लेटेड ही रहते हैं इवन आफ्टर एक्सपायरेशन. ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स जो है दे आर कॉज ड्यू टू ऑक्यूपेशन. कॉज एक्सपोजर टू हार्मफुल गैसेस, फ्यूम, सब्सटेंसेस जहाँ पर्सन काम करता है. एग्जाम्पल इज निमोकोनियासिस, इनहेलेशन मिनरल डस्ट का होता रहता है. एस्बेस्टोस या सिलिकोसिस भी हो सकता है इससे. फाइब्रोसिस इज प्लॉरिफरेशन, फाइब्रस टिश्यू का होता है जिससे इन्फ्लामेशन हो जाता है. सो दिस आर द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी चैप्टर. विद दिस वी आर डन विद द रेस्पिरेटरी चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इफ यू हैव लाइक्ड दिस, प्लीज लेट मी know which next chapter you would like to learn and teach from me. Thank you.